तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें से पहला तो है बंध वियोजन, बॉन्ड फ्यूजन। और जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और पहले हम डिफाइन करेंगे बंध वियोजन, बॉन्ड फ्यूजन। तो क्या होता है बच्चों कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो आणविक रूप में होते हैं और उनके जो परमाणु हैं, घटक परमाणु, वो एक दूसरे से सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं। और ये सहसंयोजी बंध एकल हो सकता है ना, द्विक मतलब डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो ये जो बंध होते हैं ना परमाणुओं के बीच में, वो इतनी आसानी से वियोजित नहीं होते। मतलब कार्बनिक यौगिकों के जो ये बंध हैं ये इतनी आसानी से पृथक नहीं होते। इनके लिए उचित परिस्थितियों की जरूरत होती है, प्रेरकों की जरूरत होती है। तो इस तरह से कार्बनिक यौगिकों में परमाणुओं या समूहों, ठीक है, परमाणुओं या समूहों का एक दूसरे से पृथक होना, यही एक प्रकार का क्या है बच्चों, बॉन्ड फ्यूजन, बंध वियोजन। मतलब कार्बनिक यौगिक जब रासायनिक क्रियाएं करते हैं तो उचित परिस्थितियों में ताप, दाब, है ना, प्रकाश, उत्प्रेरक, इनकी उपस्थिति में इनके जो बंध होते हैं वो टूटते हैं और एक प्रकार के अभिक्रिया माध्यक बनते हैं बीच में, फिर नए बंध बनते हैं और उत्पाद बनता है। तो इस तरह से कार्बनिक यौगिकों में परमाणुओं या समूहों का एक दूसरे से पृथक होना बंध वियोजन है, जो दो प्रकार से चलता है। एक होता है सामांश वियोजन, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, और एक होगा हेटेरोलाइटिक, है ना। तो हम आते हैं सामांश वियोजन, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि इसमें बंध इलेक्ट्रॉन युग्म के इलेक्ट्रॉन दोनों बंधित परमाणुओं में समान रूप से एक एक वितरित हो जाते हैं। मतलब दो परमाणु ये आपस में जुड़े हैं और इनके बीच में ये एकल बंध है। तो ये जो बंध का, ठीक है, मतलब ये जो पेयर है बंध युग्म, बंध इलेक्ट्रॉन युग्म, इस युग्म में से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों बंधित परमाणुओं में बट जाते हैं। मींस दोनों परमाणु जब सहभाजन करते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन का सहभाजन कर रखा था और एक सहसंयोजी बंध बना था। लेकिन जब ये अलग हुए तो ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके पृथक हो गए। तो इसी ही बोला गया है क्या बच्चों, सामांश वियोजन। मतलब एक ऐसा बंध वियोजन जिसमें बंध इलेक्ट्रॉन युग्म के जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों बंधित परमाणुओं में समान रूप से वितरित हो जाते हैं, तब हम इसे बोलते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। ये मुख्यतः लाइट की, प्रकाश की उपस्थिति, ऊष्मा, हीट, इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर परोक्साइड, विद्युत ऊर्जा या फिर पर ऑक्साइड की उपस्थिति में होता है। और सिंपल है हेल्पर, हीट, इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइट या फिर परोक्साइड। अगर ये उपस्थित हैं और कोई भी अणु का वियोजन आपसे पूछा गया है तो वहां ध्यान रखें होमोलाइटिक होगा और बनने वाली प्रजातियां आवेश रहित होंगी, निरावेशित होंगी, ठीक है। और ये आवेश रहित प्रजातियां ही क्या कहलाती हैं बच्चों, फ्री रेडिकल्स, मुक्त मूलक। जैसे आप देखोगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो कि एल्केन में मिलता है, तो लाइट पड़ते ही हैलोजन अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे एडिशन रिएक्शन में जाओगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आएगा जिसमें आप देखोगे HBr का जो वियोजन है वो लाइट की प्रेजेंस में चलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो सामांश वियोजन से, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से रिलेटेड हैं और उनके जो अभिक्रिया माध्यक हैं वो फ्री रेडिकल्स होते हैं। ये वियोजन यौगिक की गैसीय या वाष्प अवस्था में होता है और प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत ऊर्जा या परोक्साइड की आवश्यकता होती है। मतलब अणु जो होगा कार्बनिक यौगिक ज्यादातर इसे गैसीय अवस्था में लेते हैं क्योंकि हम उसे हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, लाइट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अणु स्वतंत्र होते हैं और इस तरह से फिर लाइट पड़ती है, ऊष्मा मिलती है, तो बंध का वियोजन होमोलाइटिक तरह से होता है, ठीक है। फिर दूसरा है विषमांश वियोजन, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। ये जो बॉन्ड फ्यूजन है ये सबसे कॉमन है और कार्बनिक
यौगिकों की ज्यादातर रासायनिक अभिक्रियाओं में इसी तरह का वियोजन होगा, चाहे वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन हो, चाहे नाभिक स्नेही योग हो, चाहे इलेक्ट्रॉन स्नेही योग हो या पुनर्विन्यास हो। इन सारी अभिक्रियाओं में आप देखोगे ज्यादातर इस तरह का वियोजन दिखेगा। इसमें क्या होता है कि जो बंध इलेक्ट्रॉन युग्म है, जो दो परमाणुओं के बीच में जो बंध इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो किसी एक परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है और ज्यादातर मुख्य कहें कि उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु जो होता है उसकी तरफ विस्थापित हो जाता है। और इसमें एक प्रजाति में धनावेश आता है जिसे बोलते हैं कैटायन, और एक में आता है ऋणावेश जिसे बोलते हैं एनायन। तो इस तरह से, और इसके लिए ज्यादातर पोलर मीडियम की आवश्यकता होती है, चाहे वो पोलर प्रोटिक हो चाहे पोलर एप्रोटिक मीडियम हो। इस तरह के मीडियम की आवश्यकता होगी ताकि बॉन्ड का आसानी से पोलराइजेशन हो और दो प्रजातियां जब हटें तो इस तरह से बंध इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक प्रजाति की तरफ जाता है। जिसमें धनावेश आएगा उसे बोलेंगे कैटाइन और जिसमें ऋणावेश आएगा उसे बोलेंगे एनाइन। अगर कार्बन में धनावेश आता है तो कहलाता है कार्बोकैटाइन। कार्बो मतलब कार्बन और कैटाइन। और अगर ऋणावेश आता है कार्बन में हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में तो उसे बोलते हैं कार्ब एनाइन। ओके, इनकी हम डिटेल आगे पढ़ेंगे, कार्बोकैटाइन और कार्ब एनाइन। तो यहां तक बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और ये लिख दिया है मैंने कि ये मुख्यतः ध्रुवीय माध्यम में चलता है, जैसे कि पोलर प्रोटिक मीडियम, पोलर एप्रोटिक मीडियम, इस तरह से। ठीक है, तो ये तो था हमारा बॉन्ड फ्यूजन। और इस तरह से तीन प्रकार की प्रजातियां मुख्य रूप से आपको दिख रही हैं। एक में बन रही है कार्ब एनाइन, एक कार्बोकैटाइन और फ्री रेडिकल। तो इस तरह से होता है बॉन्ड का फ्यूजन। फिर हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बच्चों कि जब कोई भी अणु बनता है तो दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं अगर उन परमाणुओं की ऋण विद्युताओं में अंतर हो। ठीक है, तब ऐसे में जो बंध इलेक्ट्रॉन युग्म है वो किसी एक परमाणु की तरफ खिसक जाता है। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का खिसकना, पार्शियली आंशिक रूप से खिसकना, पूर्ण रूप से खिसकना, यही है इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन में आप देखोगे सिग्मा बॉन्ड भी खिसकते हैं, पाई बॉन्ड भी खिसकते हैं, धनावेश भी खिसक सकता है, ऋणावेश, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो इस तरह से अणु में सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन का खिसकना। अब चाहे वो आंशिक रूप से खिसके या पूर्ण रूप से, अब वो इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रकार के किसी भी बंध से, धनावेश से, ऋणावेश से, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसी से भी संबंधित है। अगर अणु में इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन बदलता है तो इसे ये बोला गया है बच्चों क्या, इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन। जैसे HCl है तो उसमें जो पोलर नेचर है वो इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन के कारण है कि जो बंध इलेक्ट्रॉन युग्म है वो क्लोरीन की तरफ खिसक जाता है। तो द्विध्रुवण होना, द्विध्रुव गुण जो है, द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो इसी इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन के कारण मिलता है। अब हम आते हैं कि कार्बनिक यौगिकों में जो इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन हमें बताने हैं वो किस तरह के होते हैं। तो इसमें है, एक तो होंगे स्थायी विस्थापन, ठीक है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, और एक होते हैं टेम्पररी। तो देखो बच्चों, स्थायी विस्थापन का मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए हो, स्थायी का मतलब है अणु की स्थायी अवस्था में भी ये विस्थापन मिलता है। मतलब अणु चाहे रासायनिक क्रिया करे या ना करे, अभिकर्मक हो या ना हो, ये विस्थापन हमेशा उपस्थित रहता है। अणु अपने आप में ये जो है इलेक्ट्रॉन अपने खिसकाता रहता है। आपने देखा होगा जैसे बेंजीन है तो बेंजीन में जो 3 पाई बॉन्ड है वो अल्टरनेट लगातार खिसकते रहते हैं। HCl है तो आप देखोगे H और Cl के बीच का बॉन्ड पेयर अपने आप Cl की तरफ खिसक जाता है। तो यहाँ किसी जरूरत नहीं है कि बेंजीन को रासायनिक क्रिया करना इसलिए पाई बंद खिसका रहा है या HCl को रासायनिक क्रिया करना इसलिए पाई बंद खिसका रहा है। ये तो केवल अणु में अपने गुण के कारण ऐसा मिल रहा है। तो ऐसे विस्थापन कहलाते हैं स्थायी विस्थापन। इनमें से एक तो पढ़ेंगे हम प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, एक होता है अनुनाद प्रभाव, रेजोनेंस इफेक्ट, एक है अति संयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये 3 ऐसे प्रभाव हैं जो अणु की एक नॉर्मल स्टेट में भी पाए जाते हैं। इनको ऑपरेट कराने के लिए कोई अभिकर्मक की आवश्यकता नहीं है, ये बिना अभिकर्मक की उपस्थिति में भी पाए जाएंगे।
और अस्थाई जो प्रभाव है, ठीक है, ये वो प्रभाव है जो कि केवल अणु में अभिकर्मक की आवश्यकता अनुसार ही उत्पन्न होता है। मतलब जब अभिकर्मक अभिकारक अणु पर आक्रमण करता है, कार्बनिक यौगिक पर आक्रमण करता है, तब अणु में ये जो प्रभाव है, टेम्पररी इफेक्ट या अस्थायी प्रभाव या विस्थापन, तब उत्पन्न होता है। और इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये दो प्रभाव से जुड़े हुए ये जितने भी ये हैं प्रभाव, हमें इन्हीं को डिस्कस करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन प्रभावों का बहुत ही इंपॉर्टेंस है बच्चों। चाहे आप फिनॉल हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे कार्बोकैटाइन, कार्बेनाइन, चाहे एमिनो की बेसिसिटी हो, चाहे अल्काइल हैलाइड की रासायनिक क्रियाशीलता हो, बेंजीन का स्थायित्व हो, इन्हीं प्रभावों से ही बताया जा सकता है। तो इन्हें हमें बहुत अच्छे से समझना है, इनका कैसे एप्लीकेशन सब आता है, कहाँ यूज है, एक एक सब चीजें समझनी है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे बच्चों क्या, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। ठीक है, कि होता क्या है, प्रेरणा। देखो प्रेरणा से बना है, प्रेरणा मतलब किसी के इंडक्शन से, किसी की प्रेरणा से। तो इस प्रभाव में केवल सिग्मा बंध इलेक्ट्रॉन युग्म आंशिक रूप से विस्थापित होता है, समझ गए ना। और ये विस्थापन मुख्यतः कम ऋण विद्युती से अधिक ऋण विद्युती की तरफ होता है। मतलब कोई अभिकर्मक नहीं लगता, अणु में जो बंध है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो ऋण विद्युताओं के अंतर के कारण अपने स्थान से थोड़ा सा खिसक जाता है, पूर्ण रूप से इसमें विस्थापन नहीं होता। तो ऐसे प्रभाव को बोला गया है बच्चों प्रेरणिक प्रभाव। मतलब अणु में सिग्मा बंध इलेक्ट्रॉन युग्म का आंशिक विस्थापन प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। और यह प्रभाव कार्बन श्रृंखला की लंबाई पर निर्भर करता है तथा दूसरे कार्बन के पश्चात लगभग प्रभावहीन हो जाता है। जैसे एक लंबी आप लाइन लगी हो, सभी लोग खड़े हों और एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो, और सोचो आगे का कोई व्यक्ति एकदम आगे की तरफ खींच ले, तो पूरी जो आप देखोगे लाइन है उस पर इफेक्ट आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट जिसने खींचा उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति एडजेसेंट पे आएगा, थोड़ा उससे कम, और धीरे धीरे दूसरे या तीसरे तक वो झटका जो है लगभग स्थायी हो जाएगा, मतलब प्रभावहीन हो जाएगा। ठीक इसी तरह से मान लो श्रृंखला में कोई धक्का देना शुरू करे, तो सबसे पहला जो धक्का लगेगा, जो धक्का दे रहा है उससे जुड़े हुए व्यक्ति पर आएगा, फिर और आगे का धक्का कम होता जाएगा। बस जस्ट ऐसा ही एक करंट की तरह ये प्रभाव है जो कि श्रृंखला में सिग्मा इलेक्ट्रॉन के आंशिक विस्थापन से उत्पन्न होता है। श्रृंखला की लंबाई पर निर्भर करेगा। मतलब अगर हम बेंजीन में कोई मोनो प्रतिस्थापी समूह रिंग में जुड़ा है, तो उसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है हम ऑर्थो कंडीशन में तक देखेंगे या फिर हल्का सा मेटा, पैरा में लगभग उसे हम निग्लेजिबल कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं कि ये है एक कार्बन श्रृंखला जिसमें ये समूह जुड़ा है एक्स। अब मान लो इस एक्स ने इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो इससे इस कार्बन पर आंशिक धनावेश आ गया। फिर इस अपने धनावेश को पूरा करने के लिए इसने और अपने से पीछे वाले के कार्बन को बीच का बंध इलेक्ट्रॉन युग्म खींचा, और इस तरह से ये जो धनावेश है वो श्रृंखला में धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि ये कुल आंशिक धनावेश कुल आंशिक ऋणावेश के बराबर होगा। मतलब इनका जो सम है वो सब किसकी इक्वल होगा, आंशिक ऋणावेश। इसीलिए लगातार धीरे धीरे ये कम होता जाएगा। ओके, अब देखो इसी के अब दो प्रकार हैं, एक है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई, और एक होगा ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब आता है कि धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव क्या है बच्चों, तो ये कहलाता है परमाणु या समूह का इलेक्ट्रॉन निर्मोची प्रभाव, मींस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। ठीक है, तो इसी को बोला गया है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। बात क्लियर है बच्चों, कि जो परमाणु या समूह है उसका एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन को धक्का देने का गुण, कि कार्बन श्रृंखला की तरफ इलेक्ट्रॉन को खिसका देने का गुण, इसी को बोला गया है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। इससे कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा। मींस जो समूह है या तो वो अच्छी तरह से ऋणावेशित हो,
या उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो या उसकी ऋण विद्युता कार्बन से कम हो, तब ऐसे में ये प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन युग्म जो सिग्मा है वो परमाणु या समूह जो ये प्रभाव उत्पन्न कर रहा है उससे श्रृंखला की तरफ होता है। तो इस तरह से यह धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, इस तरह हम समझें कि ये है इलेक्ट्रॉन निर्मोची समूह, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो इसने इलेक्ट्रॉन को इस तरह से धक्का दिया सिग्मा को, तो कार्बन श्रृंखला में आंशिक ऋणावेश बढ़ गया और खुद समूह में आंशिक धनावेश आ गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है। कार्बन में अगर ऋणावेश है तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है कि ये चाहता है कि वो ऋणावेश श्रृंखला में चला जाए, उससे कम NH का, उससे कम ऑक्साइड माइनस का, उससे कम कार्बोक्सिलेट ग्रुप। और जनरली मैं कह दूं कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है और वो नेगेटिव चार्ज रखता है और सैचुरेट है ज्यादातर, तो वो इस तरह का प्रभाव उत्पन्न करेगा। फिर इसके बाद आते हैं एल्काइल ग्रुप, R3C है ना, 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाले, इस तरह से। मतलब यहां पर ये जो है 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप ले लें, ये है 2 डिग्री, ये है 1 डिग्री, ये है 1 डिग्री, इस तरह से। तो ये है प्रेरणिक प्रभाव धनात्मक, सीधा सा है इलेक्ट्रॉन को धक्का देके कार्बन श्रृंखला की तरफ पहुंचा देना, वो भी सिग्मा बॉन्ड। फिर हम आते हैं ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव -I इफेक्ट। तो ये है परमाणु या समूह का इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव -I प्रभाव कहलाता है। मतलब है कि अगर कोई भी परमाणु या समूह कार्बन श्रृंखला में जुड़ा है और वो कार्बन श्रृंखला के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, तो हम इसे बोलते हैं क्या, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। इसे कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाएगा बच्चों। और ये समूह ऐसे होते हैं जिनकी ऋण विद्युता हमेशा कार्बन से ज्यादा है। मतलब एक सिंपल ही है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है, इसकी जो क्या है बच्चों, इसकी ऋण विद्युता, ये विद्युत ऋणात्मकता हम जिसको बोलते हैं ऋण विद्युता, कार्बन से कम होती है। इसीलिए कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा को खींचता है और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है इसकी जो ऋण विद्युता है, समझ गए ना, विद्युता, वो कार्बन से क्या होगी, कार्बन से अधिक होगी। मतलब ऐसा कोई भी समूह या परमाणु जो कार्बन से कम ऋण विद्युता रखेगा वो कार्बन पर ऋणावेश बढ़ाएगा और अधिक रखेगा तो कार्बन पर धनावेश। तो इस तरह से जितने भी आपको क्रियात्मक समूह दिखते हैं चार्जलेस या फिर कोई धनावेशित प्रजाति जो कार्बन श्रृंखला में जुड़ी है, तो उनका ये प्रभाव होगा। जैसे सबसे ज्यादा है NF3+, क्योंकि एक तो बॉन्ड एंगल का, जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा फ्लोराइड आयनों में ज्यादा क्या होता है बच्चों, रिपल्सन, जिससे बॉन्ड एंगल बढ़ता है। और हम जानते हैं जब बॉन्ड एंगल बढ़ेगा वहां पर ऋण विद्युता बढ़ती है। तो NF3 में, फिर NR3 में उससे कम, फिर NH3। ठीक इसी तरह से NO2, फिर साइनाइड का, फिर CHO, NCC, इसको तो आप ऐसे याद कर लेना NCC। ऐसे हैलोजन में ऋण विद्युता के आधार पर याद रखना है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। फिर आता है OH का, फिर OR का, ट्रिपल बॉन्ड का, NH, ठीक है, बेंजीन का, NH का, एल्कीन का, H का। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये है -I प्रभाव का क्रम, जिनमें हमें सबसे ज्यादा दिखाई देंगे एप्लीकेशन इनके और इनमें, ठीक है। तो इस तरह से -I इफेक्ट हम एक जनरल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ये कोई मॉलिक्यूल है, तो ये जो CrCH2 है ये +I इफेक्ट डाल रहा है क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म को कार्बन की तरफ बढ़ा रहा है। क्लोराइन अपनी तरफ खींच रहा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन को, तो हम लिखेंगे -I इफेक्ट ला रहा है। COO- जुड़ा है तो ये अपनी क्लाउड को जैसे ही इस तरफ खिसकाएगा, ये इधर की तरफ आएगा तो ये इस तरफ खिसकना शुरू होगा, तो हम कहेंगे कि इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या है बच्चों, +I है। इस तरह से मैंने और सिंपल लिख दिया है कि फंक्शनल ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप उनका -I होता है, एल्काइल ग्रुप या निगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप है तो +I इफेक्ट होता है। क्योंकि जहां निगेटिव चार्ज है वो चाहता है कि वो कम हो जाए और वो श्रृंखला की तरफ धक्का देके पहुंचा देता है। लेकिन जिसमें पॉजिटिव चार्ज है या जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है वो कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन घनत्व को
कम करेगा और माइनस आई इफेक्ट डालेगा। बाकी रहे इनके एप्लीकेशंस, तो हम आएंगे जब अभी कार्बोकैटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल्स, इनमें इनकी बहुत जरूरत होगी। पहले तो आपको अच्छी तरह से ये याद कर लेना है कि किन ग्रुप्स का माइनस आई इफेक्ट है, किन ग्रुप्स का प्लस आई है और उनका ऑर्डर क्या है। मेनली प्लस आई में अल्काइल ग्रुप ध्यान रखने हैं और इनमें ये ग्रुप रखने हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा प्रभाव बच्चों, एक प्रेरणिक प्रभाव। अब हम आते हैं दूसरा प्रभाव है अनुनाद प्रभाव, रेजोनेंस इफेक्ट। मतलब रेजोनेंस इफेक्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि इस प्रभाव से अणुओं के अनुनादी रूप बनते हैं, जिनमें आप देखोगे अनुनादी रूप वो कहलाते हैं जिनमें अणु के परमाणु अपना स्थान नहीं बदलेंगे विभिन्न संरचनाओं में, केवल उनमें जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, दुर्बल बंधित इलेक्ट्रॉन है, मींस पाई बॉन्ड, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, वो अपना स्थान बदलता हुआ दिखेगा। तो ऐसे रूपों को बोलते हैं अनुनाद रूप, और वो प्रभाव जो अणु के अनुनादी रूप उत्पन्न कर दे वही कहलाता है बच्चों क्या, अनुनाद प्रभाव। ध्यान रखें, अनुनाद प्रभाव हमेशा अनसैचुरेटेड सिस्टम में ही मिलेगा, मींस उसमें संयुग्मित तंत्र होना चाहिए, मींस पाई बॉन्ड अल्टरनेट हो या लोन पेयर और पाई बॉन्ड अल्टरनेट हो धनावेश, और पाई बॉन्ड ऋणावेश, और पाई बॉन्ड मुक्त मूलक, और पाई बॉन्ड अगर कोई पाई इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे ऋणावेश, धनावेश, लोन पेयर इनसे या पाई बॉन्ड से संयुग्मित है, अल्टरनेट है, एकांतर क्रम में है, तो ये प्रभाव उत्पन्न होता है। तो एक तो यही क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस अणु में अनुनाद प्रभाव होगा। तो जो अनसैचुरेट है, जिनमें पाई बॉन्ड होते हैं, संयुग्मित होते हैं, उनमें होता है। सिंगल बॉन्ड जैसे CH4, H2O, NH3, इनमें नहीं होगा अनुनाद प्रभाव, क्योंकि इनमें सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड है, वो अपना स्थान नहीं बदलते। तो यहां पर परिभाषित किया है मैंने कि संयुग्मित तंत्र युक्त अणु में पाई बॉन्ड का किसी परमाणु की ओर पूर्ण विस्थापन अनुनाद प्रभाव कहलाता है। मतलब संयुग्मित तंत्र है, संयुग्मित तंत्र ध्यान से सुने, जिनमें पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड अल्टरनेट हो, पाई बॉन्ड और लोन पेयर, पाई बॉन्ड और धनावेश, पाई बॉन्ड और ऋणावेश या मुक्त मूलक, अगर वो अल्टरनेट है तो पाई बॉन्ड किसी एक परमाणु की तरफ पूर्ण विस्थापित हो रहा है, तो हम इसे बोलते हैं अनुनाद प्रभाव। यह कार्बन श्रृंखला की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। अगर पूरी कार्बन श्रृंखला में संयुग्मन है तो पूरे पाई बॉन्ड एक साथ पूरी श्रृंखला में खिसक जाएंगे। जैसे बेंजीन में देखते हो तीनों पाई बॉन्ड एक साथ खिसक जाते हैं। ये दूसरे तीसरे कार्बन के बाद प्रभावी होगा, इसका मतलब यहाँ कोई मतलब नहीं है। जैसे बेंजीन में जितना प्रभाव रेजोनेंस का ऑर्थो में पड़ता है उतना ही पैरा पोजीशन में भी आता है, इसलिए हमें पैरा में और ऑर्थो में दोनों में आठ प्रभाव लेते हैं। यह कार्बन श्रृंखला की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। इस प्रभाव में अणु के परमाणु का स्थान परिवर्तित नहीं होता, केवल दुर्बल बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म विस्थापित होते हैं, मींस पाई बॉन्ड, जिससे अणु में अनुनादी रूप उत्पन्न हो जाते हैं। तो पाई बॉन्ड जैसे खिसका तो सिग्मा खिसक सकता है, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन खिसक सकता है। इस तरह से अनुनाद होना जरूरी है, मतलब संयुग्मन होना जरूरी है। जैसे ये लोन पेयर है नाइट्रोजन का, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो ये एक क्या हो गया बच्चों, संयुग्मन कहलाता है। तो लोन पेयर जो है अपने स्थान से यहां खिसक जाएगा और पाई बॉन्ड यहां खिसक जाएगा, क्योंकि ये लोन पेयर जो एक प्योर पी ऑर्बिटल में होता है और पाई बॉन्ड का जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो प्योर पी ऑर्बिटल से होता है, और इसलिए पी ऑर्बिटल अपने आगे पीछे क्या करते रहती हैं, अतिव्यापन करती रहती है, और इस तरह से अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉन अपने मूल स्थान से खिसक जाते हैं। तो इसी को ये जो दो रूप बने, लोन पेयर यहाँ किसका, पाई बॉन्ड यहाँ किसका, यहाँ धनावेश या ऋणावेश, तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि ये है क्या बच्चों, अनुनादी रूप। ध्यान रखें, अनुनादी रूप प्रेरणिक प्रभाव से निर्धारित नहीं होता, मींस ये हमेशा अगर दोनों प्रभाव काम कर रहे हैं तो पोलराइजेशन जो हम अणु में दिखाते हैं प्लस माइनस लगाना, वो अनुनाद प्रभाव से दिखाते हैं। अगर हम यहाँ सिग्मा का केवल इंडक्टिव फैक्ट ले लें तो नाइट्रोजन में निगेटिव चार्ज आना था और इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, लेकिन आप देख रहे हैं नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज और कार्बन में निगेटिव चार्ज आया। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव फैक्ट से ज्यादा प्रभावी है रेजोनेंस इफेक्ट। अगर दोनों प्रभाव काम कर रहे हैं तो हमें पाई बॉन्ड और पोलराइजेशन का डायरेक्शन केवल और केवल रेजोनेंस से निर्धारित करना है, ना कि सिग्मा बॉन्ड से।
अब इसके भी दो प्रकार होते हैं बच्चों, एक होता है धनात्मक अनुनाद प्रभाव प्लस आर इफेक्ट और एक होता है ऋणात्मक आर इफेक्ट, ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव। देखो धनात्मक का मतलब परमाणु या समूह का इलेक्ट्रॉन युग्म दाता प्रभाव प्लस आर इफेक्ट कहलाता है। मतलब कोई भी परमाणु या समूह जुड़ा है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो वलय की तरफ, बेंजीन रिंग की तरफ या कहे कार्बन श्रृंखला की तरफ स्थापित हो रहा है, बिल्कुल इंडक्टिव इफेक्ट। उसमें सिग्मा खिसक रहा था, इसमें पाई, तो इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म जो कि खिसक सकता है अपनी पोजीशन से, अगर वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन युग्म दाता प्रभाव दर्शाता है तो प्लस आर कहलाता है। यह मुख्यतः एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा पाई बंध संयुग्मन में पाया जाता है। मतलब जब कोई लोन पेयर किसी पाई बॉन्ड के साथ संयुग्मन में आ जाता है बच्चों, या कोई निगेटिव चार्ज, ठीक है, पाई बॉन्ड के संयुग्मन में आ जाए तब ये प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करता, ध्यान रखें। इसमें जो भी प्रभाव काम करेगा, पोलराइजेशन का जो डायरेक्शन है वो निर्धारित किया जाएगा अनुनाद प्रभाव से। मतलब इस प्रभाव में माइनस आई तथा जो प्लस आर है विपरीत काम करते हैं, कार्य करते हैं। कैसे? देखो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो माइनस है और ये कौन सा दिख रहा है? प्लस आर। तो माइनस आई का डायरेक्शन देखो ये है, प्लस आर का डायरेक्शन ये है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। लेकिन हम इसमें पोलराइजेशन रेजोनेंस इफेक्ट से लगाएंगे, मींस कहां हमें प्लस लगाना है कहां माइनस, वो हम अनुनाद प्रभाव से देखेंगे। तो इस तरह से देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का लोन पर डबल बॉन्ड की तरफ खिसक गया तो ये एक प्लस आर इफेक्ट है, नाइट्रोजन में धनावेश और इसमें ऋणावेश। ठीक इसी तरह से बेंजीन वलय में NH2 ग्रुप जुड़ा है तो ये लोन पेयर यहां खिसक जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये भी क्या कहलाएगा बच्चों? प्लस आर इफेक्ट। और इस तरह से नाइट्रोजन में धनावेश और कार्बन जो वलय है, बेंजीन वलय है, उसमें हमने क्या लगा दिया? ऋणावेश। और ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप हैं। सबसे ज्यादा है NH2, फिर NHR, फिर OH, फिर OR। ठीक है, इसी तरह से NHCOR, OCOR, OCOC और फिर हैलोजेंस हो गए जिनका बी कैस्ट है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप ये कहलाएंगे प्लस आर वाले, फिर उससे मॉडरेट हो गए और ये है बी कैस्ट। ठीक है, तो इस तरह से प्लस आर इफेक्ट इन ग्रुप्स में अच्छी तरह से याद रखना है, हमें आगे इनकी जरूरत पड़ेगी। दूसरा है माइनस आर इफेक्ट। तो परमाणु या समूह का इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने का प्रभाव माइनस आर प्रभाव कहलाता है। मतलब जब कोई भी परमाणु या पाई, ठीक है, समूह अपने इलेक्ट्रॉन या असंतृप्त समूह कहलाते हैं ज्यादातर, ये क्या होंगे बच्चों? असंतृप्त समूह का इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर, पाई मतलब पाई बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब पाई बॉन्ड को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रभाव माइनस आर प्रभाव कहलाता है। जैसे जितने भी ऐसे ग्रुप जो कार्बन से स्टार्ट हैं इन्हें बोलते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, ये प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इनका पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ खिसक गया तो पूरी कार्बन श्रृंखला के पाई बॉन्ड इसी ग्रुप की तरफ खिसक जाते हैं। ये दोनों प्रभाव ध्यान रखें कि माइनस आई और माइनस आर समान दिशा में काम करते हैं, समान दिशा में कार्य करते हैं। और इसमें मतलब हमें प्लस और माइनस का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है उसमें आप इंडक्टिव इफेक्ट से भी वही डायरेक्शन आएगा जो माइनस आर प्रभाव से। मतलब इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन में आएगा तो पार्शियल, मतलब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना दें तो हम उसको ऐसा लिखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां पर हम ऐसे दिखा देंगे, तो यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो इस तरह से यही डायरेक्शन माइनस आई का भी है और यही माइनस आर का। ऐसे वलय में मान लो ये ग्रुप जुड़ा है NO2, तो ये पाई बॉन्ड को यहां खींचेगा और इधर, तो यहां डबल बॉन्ड यहां, तो आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन हो गया माइनस आई का भी और माइनस आर का भी। मतलब इसमें आप देखो माइनस आई का यही डायरेक्शन है और माइनस आर का भी यही डायरेक्शन है, इस तरह से। और ये है कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स, ठीक है, जैसे NF3, NR3, ये सैचुरेट है लेकिन इनमें धनात्मक आवेश है, ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। फिर NO2, फिर साइनाइड, SO3H, ये स्ट्रॉन्ग गैस होंगे। CHO, COR, COX, COOR, CHO, ये मॉडरेट ग्रुप हैं। और CF3, CCl3, NH3 वीकेस्ट होते हैं। मतलब ये है माइनस आर वाले ग्रुप। अभी आगे हमें ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट, मेटा डायरेक्शनल इफेक्ट पढ़ना है जहां इनकी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, इनके स्थायित्व में भी इनकी जरूरत पड़ेगी।
और एक चीज़ और बता दूं, अगर हमें स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताने हैं, बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर दे रखे हैं, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है आवेश रहित अनुनादी रूप, फिर अष्टक पूर्ण आवेशित रूप, फिर अष्टक अपूर्ण लेकिन धनावेश कम ऋण विद्युति में और ऋणावेश अधिक ऋण विद्युति में, अष्टक अपूर्ण आवेशित और फिर समान आवेश वाला। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है जैसे फॉर्मिक एसिड और इसी का, तो देखो इसमें आवेश रहित है, कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, सबके सबके अष्टक पूर्ण है। फिर आप देख रहे हैं कि ये आवेशित है लेकिन ऑक्सीजन पर ऋणावेश है, और यहाँ पर लेकिन सबके अष्टक पूर्ण है, तो यहाँ आवेश वितरण ध्यान नहीं रखना, बस आवेश वितरण नहीं है, सॉरी अष्टक पूर्ण है, इसलिए ये ज्यादा स्थायी है, लेकिन दूसरे नंबर पे आएगा। इसमें देख रहे हैं कार्बन में धनावेश और इसमें ऋणावेश है, तो तीसरे नंबर में ये आएगा, अधिक ऋण विद्युति में ऋणावेश, कम ऋण विद्युति में धनावेश। और यहाँ पर अगर आप चले जाएं तो बिल्कुल अस्थायी रूप है, क्योंकि इसमें जो है धनावेश अधिक ऋण विद्युति में है और ऋणावेश कम ऋण विद्युति में है। तो सब, और अगर इससे भी ज्यादा कोई ऐसा अनुनादी रूप दिखता है जहां समान आवेश निकटवर्ती स्थिति में है, तो वो सबसे ज्यादा अस्थायी होगा। ठीक इसी तरह से CHO में देखें, कार्बन में धनावेश है लेकिन लोन पेयर दे दे ऑक्सीजन, तो सबका अष्टक पूर्ण हो गया, तो ये ज्यादा स्थायी है। यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये ज्यादा स्थायी, क्योंकि लोन पेयर इस धनावेश को जो है अनुनाद प्रभाव से समाप्त कर सकता है, ऐसे ऑक्सीजन कर सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा संभव नहीं है। तो इस तरह से हमें अनुनादी रूपों का स्थायित्व देखना होता है। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम आगे अतिशयोमन को स्पष्ट करें।